तो जी पिछली क्लास में हमने कहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था अटेस्टेशन तक, कि अटेस्टेशन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अटॉर्नी का मतलब समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय अटॉर्नी? एक पर्सन को ना अपॉइंट किया जाता है, क्या किया जाता है, एक पर्सन को लीगली लॉ के अनुसार अपॉइंट किया जाता है और उसको कुछ पावर्स दी जाती हैं। उसको क्या दी जाती हैं? कुछ पावर्स दी जाती हैं कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम कर सके, स्पेसिफिक और जनरल पर्पस के लिए। लॉ में जनरली लीगली की बात हो रही है तो लॉ में अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड, जो केस के जैसे केस चल रहा है, केस के परमानेंट रिकॉर्ड में अगर उसका नाम होता है तो उसे बोलते हैं अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड। ऑक्शन का मतलब होता है, आपने सुना भी होगा ऑक्शन पहले भी कभी। ऑक्शन का मतलब आपने जैसे कि जनरली किसी का लिक्विडेशन हो गया तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी का अब क्या किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है। तो नीलामी बेसिकली वर्ड ऑक्शन के रूप में यूज किया जाता है। ऑक्शन एक मेथड होता है जिस मेथड से क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका दिवालिया, जिसकी इंसॉल्वेंसी हो गई है या कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो उसकी संपत्ति पब्लिक को सेल की जाती है, लेकिन उस सेल करने के मेथड को बोलते हैं ऑक्शन। और इनवाइट किया जाता है नंबर ऑफ बिडर्स को कि आप आओ, बिडिंग लगाओ, और जो हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा उसको ही प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। हैमर होता है, लास्ट हैमर जैसे बोलते हैं, 1 2 3 10 तक की लास्ट है, उसके बाद फिर कोई और बोली नहीं लगा सकता। अगर किसी बच्चे ने मूवी देखी ओम जय जगदीश तो उनके यहाँ पे जो घर की नीलामी होती है, घर का ऑक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन बहुत नॉर्मली तरीके से मैं ऑक्शन बताऊं तो ऑक्शन इज अ मेथड टू सेल द प्रॉपर्टी इन केस of insolvency by inviting large number of public as a bidder. तो a public sale conducted by auctioneer in which the goods are given way to highest bidder on the fall of hammer. जो ज्यादा बोली लगाते हैं उसी को प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। ऑडिट की बात कर लेते हैं। ऑडिट आपने पहले भी सुना होगा, और ऑडिट से अब आपका एक खास रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। अगर आप सीएस कर रहे हो या कोई भी कॉमर्स का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर ऑडिट की हम बात करें, ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, चेकिंग करना। किस चीज की चेकिंग करना? जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उनकी ट्रूनेस चेक करना, क्या ये खर्चे सही दिखाए हैं, क्या इनकम सही दिखाई है। तो इसको चेकिंग करने के लिए अकाउंटिंग एक्सपर्ट पर्सन अपॉइंट किया जाता है क्रॉस चेक, क्रॉस एग्जामिन के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑडिट। कंपनी लॉ जब आप पढ़ोगे तो कंपनी लॉ के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। बहुत कई तरीके के ऑडिट होते हैं। तो हम कह सकते हैं एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर ऑनेस्टी एंड ट्रूनेस विद अ रिपोर्ट ऑन देम इंटरनल स्टाफ और अ फर्म ऑफ ऑडिटर। फॉर मैं ये भी बता देती हूँ ऑडिट क्यों किया जाता है। देखिए क्या होता है कि कंपनी है, कंपनी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो शेयर होल्डर्स की है, शेयर होल्डर्स का पैसा है। शेयर होल्डर ने पैसा उठा के कंपनी को दिया, कंपनी ने अपना सारा पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसी से बिजनेस कर रहे हैं और वो उसका हिसाब भी खुद ही बना रहे हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सो उन्होंने वो सही हिसाब बनाया, गलत बताया, इसकी चेकिंग करने के लिए एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है। तो अकाउंट्स में एक्सपर्ट होते हैं, तो उस एक्सपर्ट को बोलते हैं ऑडिटर, और जो वो चेकिंग होती है उसे बोलते हैं ऑडिट। बेड डेट्स का मतलब होता है, ये भी लॉ की लैंग्वेज में आप जरूर सुनोगे कि बेड डेट हमेशा उधारी में होता है। जब भी कोई सामान गुड्स सेल होते हैं, दो तरीके से सेल किए जाते हैं, एक होती है क्रेडिट सेल, एक होती है कैश सेल। अगर कैश सेल हो रही है तो हैंड टू हैंड पैसा रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर क्रेडिट सेल होती है तो उसमें इन फ्यूचर में पैसा वापस मिलता है। और जब फ्यूचर में पैसा मिलता है तो फ्यूचर में पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। बहुत सारे लोग पैसे नहीं देते हैं, तो जो लोग पैसे नहीं देते हैं उसे बोलते हैं पैसा डूब जाना, और कॉमर्स की लैंग्वेज में उसे बेड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेल का। बेल में बता देती हूँ कहाँ पे यूज होगा। जब आप JIGL पढ़ोगे, JIGL में JIGL सब्जेक्ट आपका आएगा एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 JIGL पेपर है ग्रुप 1 के अंदर, उसके अंदर आप बेल पढ़ोगे और बेल में भी आप एंटिसिपेटरी बेल पढ़ सकते हो। समझो पहले बेल क्या होती है। एक्चुअली क्या होती है, जब किसी पर्सन को पकड़ के पुलिस कस्टडी में ले लेती है और वो जेल में डाल देती है, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी पे दे दो जब तक केस डिसाइड ना हो जाए। हिंदुस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के गुनाह साबित ना हो जाए तब तक वो गुनहगार नहीं है, एक्विटल नहीं है। ठीक है ना। तो अब जब केस चल रहा होता है, केस डिसाइड होता है कोर्ट में, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है लंबी, तो वो बोलता है जब तक मेरा केस डिसाइड ना हो जाए, मैं गुनहगार साबित ना हो जाऊं, तब तक मुझे आप क्या कर दो, छोड़ दो।
तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि तुझे अगर हमने छोड़ दिया तो इस चीज की क्या गारंटी है कि तू वापस जेल में आएगा, या हम जब बुलाएंगे तू तब आएगा। इसके लिए वो बोलते हैं कि किसी और को बुला के ला जो तेरे गारंटर होंगे, श्योरिटी होंगे। तो इस केस में 1, 2, 3 या जो भी रसूखदार पर्सन होते हैं, वो एक कंडीशन होती है, उनको बुला के लाते हैं और कोर्ट इस कंडीशन पे उसको रिलैक्सेशन रिलीफ देती है कि अगर इन फ्यूचर ये नहीं आया, आप यहाँ पे बॉन्ड साइन करो तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बेल इज ए मेथड टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम पुलिस कस्टडी टू अ प्राइवेट कस्टडी। अगर सिंपल लाइन में मैं बेल का मतलब बताऊं, बेल में क्या किया जाता है, अ पर्सन इज रिलीज फ्रॉम पुलिस कस्टडी टू प्राइवेट कस्टडी, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज बेल। अब इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, जब मैं आपको ये पढ़ा ही रही हूं तो और डिटेल में बता देती हूँ। एक होता है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल को बोलते हैं बाहर से बाहर जमानत होना, सॉरी बाहर से बाहर जमानत किसे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कोई दहेज का केस है, और दहेज के केस में क्या होता है, जनरली जो ससुराल वाले पक्ष की पार्टी होती है उनकी सबके ऊपर लगता है, और उनमें कोई उनकी डॉटर भी है, लड़की भी है, अनमैरिड डॉटर है, तो उसके ऊपर भी सेक्शन लग गया। अब उसके ऊपर जब सेक्शन लग गया तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो घर वाले कोशिश करते हैं कि उनका नाम तो आ चुका है लेकिन उनको बाहर से बाहर क्या दी जाए, जमानत दी जाए। तो वहां पे एंटिसिपेटरी बेल का प्रयोग किया जाता है, मतलब बिना जेल में जाए बेल हो जाना, दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी बेल। कई बार आपने सन्नी देओल की मूवी में भी देखा होगा, सन्नी देओल पुलिस इंस्पेक्टर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है जो गुंडा है, लेकिन जैसे वो अरेस्ट करने पहुंचता है उतनी देर में एक ब्लैक कलर का कोट पहन के एक पर्टिकुलर पर्सन आता है जो एडवोकेट होता है, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती। दैट इज अगेन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। बैलेंस शीट, बैलेंस की शीट बनाई जाती है जिसमें बैलेंस होता है कि आपकी कितनी एसेट्स हैं और आपकी कितनी लायबिलिटी है, उनके बीच में बैलेंसिंग की जाती है, दैट इज नॉन एज बैलेंस शीट। इसके अंदर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो जरूर आप ये पढ़ ही रहे होंगे बैलेंस शीट क्या है, और डिटेल में आगे चल के पढ़ोगे। The financial statement generally prepared at the end of period, usually the financial year, showing what assets, liabilities and net worth of an organization. अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़े बैंक अकाउंट। तो मुझे नहीं लगता बैंक अकाउंट मुझे बताने की जरूरत है, बैंक अकाउंट सब बच्चे जानते ही हैं। बैंक रेट होता है मैक्सिमम लेंडिंग एंड बोरोविंग रेट डिटरमाइंड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जिसपे वो लेंडिंग और बोरोविंग का जो रेट डिसाइड करती है उसे बोलते हैं बैंक रेट, एंड दैट रेट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन डिसाइड करता है। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि आपने पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो ट्रांजेक्शन किए उसकी हिस्ट्री होती है, कितना आया, कितना गया, किसको गया, वो सारी डिटेल जो होती है उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। और हम इसे बोल सकते हैं लूजली फॉर पासबुक फॉर्म बाय बैंक, शोइंग व्हाट, क्रेडिट और डेबिट, मतलब कितना आया और कितना गया, एंट्री एंड बैलेंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पीरियड में कितना बैलेंस आपका बचा, तो उसका स्टेटमेंट होता है। बैंक्रप्सी की अगर मैं बात करूं तो बैंक्रप्सी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की जो एसेट्स हैं वो कम हो जाती हैं लायबिलिटीज से, एंड वो पर्टिकुलर पर्सन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है इज अनेबल टू रिपे द अमाउंट, वो पैसे वापस करने में सक्षम नहीं रहता, ऐसी अवस्था को बोलते हैं बैंक्रप्सी। बुक वैल्यू की बात करें, द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर अकाउंटिंग प्रोसेस, जो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करके जो आपके अकाउंट्स में शो की जाती है वैल्यू एसेट्स की, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक कीपिंग की अगर हम बात करें, ये एक मेथड है अकाउंटिंग का जिसमें रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किए जाते हैं, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। बाउंस चेक का मतलब क्या होता है, बाउंस चेक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बाउंस चेक होता है, जैसे मान के चलिए आपने मुझे कोई चेक दिया, मैंने वो अपने बैंक में लगा दिया, लेकिन बैंक वाले ने उसे चेक से पेमेंट करने से मुझे मना कर दिया। क्यों, क्या कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था तो मुझे पैसा नहीं मिला, तो इसे बोलते हैं बाउंस चेक। या फिर कई बार जो सिग्नेचर किए वो मिसमैच हो गए तो भी बाउंस हो जाता है, और कुछ अदर रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बाउंस चेक। पढ़ देती हूं मैं एक बार। अ बाउंस चेक इज अ नॉर्मल चेक विच बैंक रिफ्यूज टू पे, द रीजन फॉर रिफ्यूजिंग इट इंक्लूड इनसफिशिएंट फंड्स, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इनसफिशिएंट फंड्स, सिग्नेचर क्या हो गए हैं, मिसमैच हो गए हैं, और सम अदर वैलिड रीजंस, कुछ अदर वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं। एक होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है
जिस पॉइंट पे ना तो आपको प्रॉफिट होता है ना ही आपको लॉस होता है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो बस आपका बिजनेस रन हो रहा होता है। जब मैंने आपको प्रॉफिट पढ़ाया था तो वहां भी बोला था आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा ब्रेक इवन पॉइंट का, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां ना तो प्रॉफिट होते हैं और ना ही लॉसेस होते हैं, इक्वल सिचुएशन होती है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट्स नहीं अर्न किए जाते, तो इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। द यूनिट सेल्स और वॉल्यूम और एक्चुअल सेल्स अमाउंट दैट कंपनी नीड्स टू इक्वल इट्स रनिंग एक्सपेंसेस रेट, नॉट लूज और मेक मनी इन अ गिवन मंथ। आगे हम बात करेंगे बाय सेल एग्रीमेंट की। बाय सेल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट डिजाइन टू एड्रेस सिचुएशन इन विच वन और मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर वांट देयर सेल देयर इंटरेस्ट इन द वेंचर। जो अपना एग्रीमेंट करते हैं सामान को बाय करने का या सेल करने का, और सिचुएशन एड्रेस करते हैं कि सिचुएशन में हम सेल या बाय करेंगे एंटरप्रेन्योर, तो इसे बोलते हैं बाय सेल एग्रीमेंट। कॉल डिमांड मेड बाय लिमिटेड कंपनी टू होल्डर ऑफ पार्टली पेड शेयर टू पे फर्दर इंस्टॉलमेंट। ये आपने सुनी होगी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, मैंने क्लास 12 में किया ही किया, यही किया है पूरे साल। तो इसमें क्या करती है कि कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो उसका पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती, पार्ट्स में लेती है। तो जब पार्ट्स में लेती है तो एक होता है स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट, और उसके बाद कॉल्स स्टार्ट होती हैं। कॉल मतलब जब भी कंपनी आपको बोलेगी आपको पेमेंट करना है तो वहां पे शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है, तो इसे बोलते हैं कॉल। इट मीन्स इट इज अ डिमांडेड बाय द कंपनी टू पे पार्टली पेमेंट या रेस्ट ऑफ द पेमेंट बाय द शेयर होल्डर। इट मे बी फर्स्ट कॉल, इट मे बी सेकेंड कॉल। A demand made by limited company to the holder of partly paid shares to pay a further installment towards nominal value of their shares। जैसे कि मैं बता देती हूँ 10 रुपए का शेयर है तो स्टार्टिंग में 2 रुपए दे दिए, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दिए, बचे कितने 8। फिर उन्होंने 4 रुपए मंगवाए, फिर उन्होंने 4 2 6 8 2 रुपए मंगवाए। तो ये फर्स्ट कॉल हो गई और ये हो गई आपकी फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल। तो जैसे जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत होती है उसी के अनुसार कंपनी पैसे की डिमांड करती रहती है। कैपिटल की बात करें, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कंपनी की अपनी पूंजी होती है जिसमें सभी बहुत सारे लोग हिस्सेदार होते हैं, जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। इसके अंदर सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस अवेलेबल फॉर वर्किंग, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड ऑल दैट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब आप कोई खर्चे, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, लंबे समय के लिए एसेट्स के लिए पैसे खर्च करते हो तो उसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैपिटल एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। इनको और क्या बोला जाता है? फिक्स्ड एसेट्स। केस की बात करें, अ लॉ सूट और एक्शन इन अ कोर्ट। केस लॉस की बात करें, जो अभी तक केसेस जजमेंट कोर्ट ने दिए हैं वो डिसाइड किए जा चुके हैं तो उसे बोलते हैं केस लॉस। इनका पर्टिकुलर एक नाम होता है इस ईयर में, इस नाम से। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ, सैलमन वर्सेस सैलमन। तो सैलमन वर्सेस सैलमन एक केस स्टडी है, केस लॉ भी बोलते हैं, केस स्टडी भी बोलते हैं। जो डिसाइडेड केसेस होते हैं उन्हीं के बेसिस में फ्यूचर में केस के डिसीजंस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं केस लॉज या केस स्टडी। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज करो मैंने बोला कि अगर टोटल पेमेंट आप कैश में आज ही पे कर दोगे तो आपको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्लास लेने पे। तो उस डिस्काउंट को जो दिया गया उस डिस्काउंट का नाम होता है कैश डिस्काउंट। क्यों दिया गया? क्योंकि अगर आप आज ही सारा पेमेंट कैश में कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि आप कैश में हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। A discount offered in addition to normal trade discount when payment is made in cash before expiry of period of credit। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, शायद आपने क्लास 12 अगर करी होगी, ऐसा नहीं 10वीं फेल सीधे CSEET करे ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम ही होगा। या तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स के हैं और उन्होंने कैश फ्लो नहीं पढ़ा, ऐसा तो संभव नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट मतलब पूरा रिकॉर्ड। कैश फ्लो, फ्लो 2 तरीके से होता है, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। 2 तरीके का फ्लो होता है, एक होता है इन और दूसरा होता है आउट। अगर इनफ्लो की बात करें, कैश इनफ्लो की बात करें तो कैश इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो के अंदर बेसिकली क्या होता है? कितना पैसा आया, और आउटफ्लो में होता है कितना पैसा गया। तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक पीरियड का हो सकता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा स्टेटमेंट बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत। तो उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास 12 में जो बच्चे कॉमर्स करके आए हैं, पार्ट बी में आपने जरूर पढ़ा होगा। द
द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद इनकम बैलेंस शीट और एक्चुअल कैश इनफ्लो आउटफ्लो बिजनेस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। इट मीन्स 3 स्टेटमेंट हमारे बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। जब हम आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं तो उसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रहता है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए एक और एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ, कुछ ऐसी कंपनी है जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो लगाने की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से, एक्ट की तरफ से छूट है। कौन से एक्ट की तरफ से छूट है? कंपनी एक्ट की तरफ से उन्हें छूट दी गई है कि अगर स्मॉल कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होता है कैश फ्लो? मैंने अभी बताया, जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है पूरे टाइम पीरियड का, जितने भी टाइम पीरियड का आप देखना चाहते हो, इन कितना है और आउट कितना है। कॉस्ट लिस्ट की बात करें, इसमें कोर्ट रूम और इन सब की पोजीशन की इंफॉर्मेशन होती है। कॉज लिस्ट इशूड बाय द रजिस्ट्री, रजिस्ट्री मतलब जहां पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, हियर्ड बाय कोर्ट ऑन एनी डे। कॉज लिस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक बेंच, कोर्ट रूम कौन सा है, नंबर ऑफ पोजीशन क्या है। कैवेट एम्पटर की अगर मैं बात करूं, लेट द बायर बी एवर, ये क्या कहता है कि जो खरीदने वाला है, जो ग्राहक है, जब वो सामान खरीदेगा तो वो अपनी आंख, कान और तीसरी सेंस भी लगा के उसे सामान खरीदना है। वो किस पर्पस के लिए खरीद रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों सामान खरीदना है, सारी डिटेल उसे बतानी पड़ेगी। तो इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, लेट द बायर बिवेयर वाइल परचेज द गुड्स। अगर कल को कोई डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। ये एक लैटिन वर्ड है कैविएट एम्पटर, लेट द बायर बिवेयर। चेक आप जानते ही हो, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो नेगोशिएट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर। इसके अंदर 3 पार्टी जुड़ी हुई होती हैं, एक वो जिसने चेक इशू किया, एक वो जो पेमेंट करेगा, एक वो जिससे पेमेंट मिलेगा। कैसे 3 पार्टी? सपोज करो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, मैंने चेक पे साइन किए, तो मैंने चेक इशू किया। अब जो पेमेंट देगा मेरे बिहाफ पे वो बैंक देगा, और जिसको पेमेंट मिलेगा वो एक थर्ड पार्टी होगी। तो इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है ड्रॉर, ड्रॉर वो होता है जो चेक इशू करता है, मतलब मैं। एक होता है ड्रॉई, जो पर्सन पेमेंट कहीं ना कहीं करता है, उसे बोलते हैं ड्रॉई। तो चेक के केस में हमेशा ड्रॉई कौन होता है? बैंक। और एक होता है पेई। पेई से आप कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना कि पेई का मतलब वो है जो पेमेंट कर रहा है, नहीं, पेई का मतलब है जो रिसीव कर रहा है। तो चेक के केस में 3 पार्टी होती है, मैंने बताया कौन कौन। ड्रॉर जो इशू कर रहा है, ड्रॉई नंबर 2 जो एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, और पेई जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। हमेशा चेक के केस में जो ड्रॉई होगा वो बैंक ही होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन अ बैंक वेयर ड्रॉर हैज एन अकाउंट ऑर्डरिंग। ड्रॉर क्या कर रहा है? अकाउंट ऑर्डर कर रहा है, पे स्टेटेड सम ऑफ मनी व्हेन चेक इज बियरर। बियर का मतलब होता है जिसके पास जाएगा उसी का हो जाएगा। जैसे रुपीज है, अगर 10 रुपए आपके यहां गिर गए और किसी और ने उठा लिए तो उसी के हो जाते हैं, क्योंकि उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होता, उस पर नाम थोड़ी लिखा है ना, सोनम गुप्ता, कुछ लिखा थोड़ी ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पैसों पे जैसे किसी का नाम नहीं होता, वो किसी के जिसके पास जाते हैं उसी के हो जाता है। इसी तरीके से चेक में अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है कि किसको पेमेंट मिलना है, तो वो चेक जिसके पास जाता है उसी का हो जाता है, एक नोट की तरीके से काम करता है। ऑर्डर चेक के अंदर मेंशन किया जाता है। ब्लैंक चेक जिसमें कोई पैसा ही स्पेसिफाई नहीं है, अनस्पेसिफाइड अमाउंट होती है। और स्टेल चेक बोलते हैं, अगर 6 महीने से ज्यादा आपने चेक अपने पास रख रखा है, नहीं लगाया, तो उसे स्टेल चेक बोलते हैं। हालांकि लिमिट 3 मंथ कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है। कोलेट्रल की बात करें, कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी। जब भी कभी आप बैंक के पास कोई लोन लेने जाओगे, जब भी कभी आप किसी बैंक के पास कोई लोन लेने जाओगे, तो वो बोलेगा लोन तो दूंगा लेकिन बदले में मुझे कुछ गारंटी के रूप में, अगर भविष्य में तुमने पैसे वापस नहीं करे तो मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो उसे बोलते हैं कोलेट्रल। क्या बोलते हैं? collateral, a security generally in the form of fixed assets and offered in addition to those already furnished. कमीशन आप जानते ही हो कि मैं एक पर्टिकुलर काम करूंगा, सेल करूंगा सामान की, गुड्स की या सर्विसेज की, उसके ऊपर परसेंटेज में मेरा भी मार्जिन होगा सेल की परसेंटेज का, तो उसे क्या बोला जाता है? कमीशन बोला जाता है। अ पेमेंट इन परसेंटेज टर्म्स मेड टू एन एजेंट और अ ब्रोकर फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज परफॉर्म, जो उसने सामान बेचा है, सर्विस दी है, उसके ऊपर। When responsibility of payment is also accepted and extra del credere is payable. Del credere मतलब extra commission होता है इसका मतलब।
और एक्स्ट्रा कमीशन कई जगह इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं कि मेरी जिम्मेदारी, अगर इसने पैसा वापस नहीं करा तो मैं पे करूंगा, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन सेल वाले को जो दिया जाता है उसे बोलते हैं डेल क्रेडरे। क्या बोलते हैं? और उस एजेंट को बोलते हैं डेल क्रेडरे एजेंट। मतलब वो रिस्क का एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है। रिस्क किस चीज का? कि कल को अगर सामने वाली पार्टी ने पैसे वापस नहीं दिए तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन मैं ले रहा हूं, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। द चार्ज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड विच इज पेड बाय इन्वेस्टर टू अ ब्रोकर और फाइनेंशियल ईयर। कॉमन लॉ वही होता है, जनरल लॉ, कॉमन लॉ जो कॉमनली एप्लीकेबल होता है। कंप्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें यह बताया जाता है कि डिफेंडेंट वो होता है जो गुनेगार होता है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है, हमेशा ध्यान रखना, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसे बोलते हैं डिफेंडेंट। कंडीशन यू नो वेरी वेल, एक प्रॉपर पॉइंट डाल देना कि अगर ये हुआ तो मैं तभी सामान सेल करूंगा, या ये ऑल दैट। कंसाइनमेंट की अगर हम बात करें, ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ गुड्स, डिटेल विच आर गिवन इन परफॉर्मा इनवॉइस, प्रोसीड्स एंड अकाउंट ऑफ सेल आर फर्निश्ड टू द कंसाइनी। कंसोर्टियम की बात करें, कंसोर्टियम का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कई सारी कंपनी एक साथ मिलना, दैट इज नॉन एज कंसोर्टियम। कई बार कंसोर्टियम फाइनेंसिंग भी होती है। कैसे? जैसे मान के चलिए एक्स लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अकेला एसबीआई उतना फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहा, तो वो कई सारे बैंकों के साथ मिलकर फाइनेंसिंग कर देता है, तो उसे बोलते हैं कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। अगर कंसोर्टियम का मीनिंग समझे तो कंसोर्टियम का मतलब होता है बहुत सारी संस्था एक साथ जुड़ती हैं किसी एक काम को अंजाम देने के लिए, दैट इज नॉन एज consortium. An association of company formed for purpose of undertaking a particular activity. There may be no other connection between company outside the scope of activity. It is usually to share limited resources and risk associated with activity undertaken. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर नॉर्मल भाषा में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करना, कोर्ट के नियम का उल्लंघन करना, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कई बार आपने टीवी में देखा होगा किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऐसे अरेस्ट करिए, पुलिस से बोला जाता है, तो ये कह सकते हैं फाइंडिंग समवन disobeyed the court order, can also mean disrupting court, for example being loud or disrespectful in a court। किसी भी गलत तरीके से आप कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन, कोर्ट के नियम का उल्लंघन अगर करते हो, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हो, तो इसे बोला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट यू नो वेरी वेल, आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है, तो इसमें मैं क्या ही आपको बताऊं। कन्विक्शन, कन्विक्ट उसे बोलते हैं जो दोषी पाया जाता है लेकिन अभी दोष प्रूव नहीं हुए। अगर दोष प्रूव हो जाता है एक्विटल होता है, और सिर्फ अभी उसे पकड़ा है तो उसे बोलते हैं कन्विक्ट, और कन्विक्शन इसे बोला जाता है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस इन प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग अ केस। कवर नोट, कवर नोट का मतलब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देती है तो उसके ऊपर एक नोट बना के देती है, ये सब डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर कवर है, उसे बोलते हैं कवर नोट। क्रेडिट का अगर लिटरल मीनिंग देखो तो ट्रस्ट और बिलीफ, जब भी कभी किसी के विश्वास पे उधार सामान बेचा जाता है उसे बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है सेलर किसको, बायर को, रेक्टिफाई एरर, ओवर चार्ज इनवॉइस, अलाउ क्रेडिट फॉर गुड्स रिटर्न, इट इज एंटर्ड इन द बुक नोट। क्रिसिल की मैं बात करूं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। क्रिसिल जो है एक संस्था है जिसका नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, और ये क्या है वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एक होती है क्रेडिट रेटिंग कराना। क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग। जैसे मूवीज वगैरह होती है ना, इनकी रेटिंग आती है, इसी तरीके से जब भी कोई कंपनी लोन लेती है किसी बैंक से या डिवेंचर्स इशू करती है, तो उस केस में सेबी का कहना है कि आपको पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या करानी पड़ेगी? रेटिंग करानी पड़ेगी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वो क्या करवाते हैं? रेटिंग कराते हैं। इंडिया के अंदर कई सारी कंपनी ये काम कर रही है जो रेटिंग करने का, रेटिंग मतलब 5 पॉइंट बेसिस होती है, हायर द रेटिंग बेटर इट इज। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये हो गया क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच, मूड इन्वेस्टर, ऐसी बड़ी सारी कंपनी इंडिया के अंदर है जो क्रेडिट रेटिंग का ही काम करती है। ये इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, ये पता लगाती है उस कंपनी का जिसकी क्रेडिट रेटिंग करती है कि क्या इस कंपनी की ऐसी स्थिति है कि वो लोन फ्यूचर में समय से इंटरेस्ट और लोन रिपे कर सके, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है, रेटिंग देती है उसी के अनुसार। तो उस कंपनी को, उस एजेंसी को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और उनमें से एक एजेंसी यहां पे दे रखी है जिसका नाम है क्रिसिल। आपके एग्जाम में ये फुल फॉर्म आ सकती है
कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की क्रिसिल की फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। क्राइसिस का अगर मैं बताऊं, एक ऐसे सिचुएशन, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जहां आप मैनेज नहीं कर पा रहे, और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, जब क्राइसिस आता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेंटेन्ड ही नहीं है, लॉस या तो नीचे जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज या ऊपर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज सेल पे, ट्रेडिंग पे रोक लगा देती है। उसके बाद डिस्कशन होगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन का मैं आपको बता देती हूं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए तो वो डॉक्यूमेंट सही है या वो डॉक्यूमेंट गलत है, इसके ऊपर चेकिंग करना, उसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। CRR की अगर हम बात करें, कैश रिजर्व रेशो आरबीआई नोटिफाई करता रहता है समय समय पे कि इतना पैसा आपको अपने पास कहीं ना कहीं रिजर्व में रखना होगा, तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्लास 12 में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे भी मेजर्स पढ़े, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, तो उसमें आरबीआई कुछ मेजर्स लेती है जिसमें कई बार CRR इंक्रीज करती है या फिर CRR डिक्रीज करती है, तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। करंट एसेट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कि डेटर्स है, गुड स्टॉक है, ये सारे हमारी क्या होती हैं, करंट एसेट्स। करंट डेट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में हम कहीं ना कहीं, शॉर्ट टर्म डेट्स जो होते हैं जैसे कि आपकी क्रेडिटर्स वगैरह, ये सारी शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो ये सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। डैमेजेस की अगर हम बात करें, डैमेजेस का मतलब होता है नुकसान होना, आपकी जो नुकसान हुआ है, डैमेजेस कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं और कोर्ट डिसाइड करती है कि आपको कितना डैमेजेस हुआ, उतनी भरपाई करनी पड़ती है सामने वाली पार्टी को। तो कंपनसेशन अवार्डेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सिविल लिटिगेशन। डे ऑर्डर की अगर हम बात करें, एन ऑर्डर विच रिमेन्स वैलिड फॉर द डे इट इज एंटर्ड अनलेस मैच्ड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। डे ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे आपने कहा कि अगर 500 का शेयर हुआ तो मेरे सेल हो जाने चाहिए, तो आपने ऑर्डर दिया लेकिन वो नहीं हुआ, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, यू नो वेरी वेल, इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ कंपनी में बोरो फंड फ्रॉम पब्लिक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोन रेज करते हैं। डेबिट नोट ऑटोमेटिकली सेंड बाय सेलर टू बायर टू अंडरचार्ज इन ओरिजिनल इनवॉइस। डेट एंड इक्विटी, डेट मीन्स उधार, इक्विटी मीन्स आपकी कहीं ना कहीं शेयर्स वगैरह, दे शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट्स।